इनका एपिसोड 4। परंतु मुझे सफलता नहीं मिली। एक दो बार मैंने यह भी पता लगाना चाहा कि आखिर वह काम क्या है जिसके लिए वह मेरी सहायता चाहती है, किसके लिए वह मेरी सहायता की मोहताज थी। परंतु उसने हर बार यही कहकर टाल दिया कि अभी इसका समय नहीं आया। जब वह समय आएगा तो मुझे सब कुछ मालूम हो जाएगा। मैंने इस भय से अधिक पूछना उचित नहीं समझा कि कहीं वह मुझसे रुष्ट न हो जाए। जब हम गई रात तक बातें करते और नींद आने लगती तो मुझे यूं महसूस होता कि वह मेरे सिर पर विश्राम करने के लिए हाथ पांव फैलाकर पसर गई है। उसके थोड़ी देर बाद ही इनका के खर्राटों की मध्यम में आवाज़ सुनाई देती। वह दिलकश बातें करती थी। उसके सोने का अंदाज भी निराला था। मुझे अब उसकी हर बात बड़ी दिलकश लगती। मैं उसके जिस्म का गुराज अपने सिर पर महसूस करता। कोई 20 दिन बड़े आराम से बीत गए। इस अरसे में मेरे और इनका के बीच अच्छी खासी मित्रता हो चुकी थी, जबकि मैं उसे देख न सकता था। फिर भी मैंने अपने अनुमान के माध्यम से अपने मस्तिष्क के कैनवस पर इनका की एक खूबसूरत तस्वीर बना डाली थी। नाजुक और कोमल सी एक खूबसूरत लड़की जिसके चेहरे पर सौंदर्य की आग दमकती थी। उसके पतले और नाजुक तराशे होंठ हर समय मुस्कुराने के आदी थे। उसकी आंखों में मुझे हर समय तरोताज़ा कमल तैरते नजर आते और उसक बात करने का अंदाज मैं सदैव यही महसूस करता जो बातें करते समय वह बेहद शर्मीली और मासूम सी नजर आती थी। हाँ, तो हम दोनों एक दूसरे से बेहद खुल गए थे। अपने फ्लैट में लेटा मैं घंटों उसके साथ इधर उधर की बातें करता। मैं दबी दबी जुबान में लोगों से नजरें बचाकर उसका उत्तर दे दिया करता। इनका ने मुझसे जो कुछ वायदा किया था वह उस पर स्थिर थी। मेरी प्रत्येक इच्छा एक के बाद एक पूरी हो रही थी। मैं इनका से कहता और इनका मुझे उसकी प्राप्ति का रास्ता बता देती। मेरे फ्लैट का हुलिया अब एकदम बदल चुका था। टूटी हुई कुर्सियों के स्थान पर फ्लैट में एक खूबसूरत सोफा सेट मौजूद था। झिलंगी चारपाई का स्थान मसहरी ने ले लिया था। साधारण सूती कपड़ों के बजाय अब मेरे पास पहनने के लिए बेहतरीन सूट भी मौजूद थे। अब मैंने सामने वाले होटल में बैठकर नाश्ता करना छोड़ दिया था, बल्कि मैं शहर के एक ऊंचे किस्म के होटल में जाया करता था, जहां नौकर और वेटर मेरे आगे पीछे हाथ बांधे खड़े रहते थे और मैं गर्व के साथ छुरी छुरी कांटे से खाने में जुटा रहता। अब मुझे बिल पेमेंट के लिए पैसों का हिसाब करने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि अब मैं बिल के साथ साथ 5-10 रुपए टिप भी दे दिया करता था। दोपहर के खाने के बाद कुछ देर आराम करना और रात के खाने के बाद टहलना मेरी नित्य क्रिया बन चुकी थी। शाम के समय अब मैं बड़े नियमित रूप से सिविल लाइब्रेरी के क्षेत्र में जाता था, जहां केवल बड़े लोग आ और जा सकते थे। साधारण लोग और मध्यम श्रेणी के लोग वहाँ के रखरखाव और वहाँ के घूमने फिरने वालों की शान और शौकत देखकर ही आत्मग्लानि के शिकार बन जाते थे। मेरे साथ कोई ऐसी समस्या नहीं थी। मैं बराबर जीत रहा था। इनका ने इन 20 दिनों में मेरे साथ जो कुछ किया था, जीवन भर भी यदि हाथ पांव मारता रहता तो भी पूरा ना हो सकता। इसलिए मैं भी उसका बेहद ख्याल रखता। यदि मैं महसूस करता कि वह सो रही हैं या आराम करने के लिए लेटी हुई हैं, तो मैं उसे संबोधित करने की बजाय खामोश ही रहता। तो हम दोनों के बीच घड़ी छन रही थी। मुझे यदि कोई चिंता थी तो बस इतनी ही थी कि इनका ने अभी तक मुझसे कोई काम नहीं लिया था, जबकि मैं यही चाहता था कि वह मुझसे कोई काम ले और मैं उसे पूरा करके उसके एहसानों के बोझ को कुछ हल्का कर सकूं। आज भी रोज के समान जब मैं एक कीमती सूट से अपने जिस्म को सजाए सिविल लाइब्रेरी वाले पार्क में चहलकदमी कर रहा था, मेरा मस्तिष्क इस सोच में उलझा हुआ था कि आखिर इनका ने अब तक मुझसे कोई सेवा क्यों नहीं प्राप्त की। फिर मैंने सोचा, संभव है उसने मात्र समझौते के कारण यूं ही एक शर्त लगा दी हो, वरना भला उसे मेरी क्या आवश्यकता पड़ सकती है। अब मैं इस बात को अच्छी प्रकार महसूस कर चुका था कि वास्तव में इनका रहस्यमय शक्तियों की मालिक है। दुनिया का कोई भी काम उसके लिए कठिन या असंभव नहीं है। परंतु मेरा ख्याल गलत साबित हुआ। इनका वास्तव में मेरी सहायता की मोहताज थी, लेकिन किस सिलसिले में यह मैं बाद में बताऊंगा। बहरहाल इनका के साथ समझौता कर लेने बाद किस तरह गले गले तक मुसीबतों के दलदल में फंस चुका था, इसका आभास मुझे बाद में हुआ। यदि कहीं आरंभ में मुझे इस बात की हवा भी लग जाती
कि इनका अपनी कृपाओं का बदला मुझसे इस प्रकार चाहेगी तो मैं मरते मर जाता, लेकिन इनका के साथ कोई समझौता कभी न करता। अब मैं फिर वास्तविक घटना की तरफ आता हूँ। जब से इनका से मेरी भेंट हुई और मेरे बुरे दिन फिरे थे, मैं बड़े नियमित रूप से चहलकदमी के लिए शाम के समय पार्क में आया करता था। यहीं मेरी दृष्टि एक लड़की से लड़ी थी और मेरे हृदय में यह इच्छा बल पकड़ती गई थी कि उसे जीवन साथी के रूप में सदैव के लिए अपना लूं। क्लर्की के ज़माने में उस लड़की का ख्याल करके मैं दिल मारकर रह जाता था, परंतु अब मुझे विश्वास था कि लड़की भी मुझ में दिलचस्पी ले रही थी, जिसका अनुमान मैंने उसकी मुस्कुराती हुई दृष्टि से लगा लिया था, जबकि उसकी और मेरी आज तक कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन जितनी देर में पार्क में उपस्थित रहता, वह भी वहाँ रहती। हम एक दूसरे को देखते, फिर जल्दी से दृष्टि को झुका लेते। अभी तक न तो उसने मेरे निकट आकर कोई बात करने की कोशिश की थी, न ही मेरा साहस पड़ा था कि मैं अपनी तरफ से पहल कर सकूं। बहरहाल जितनी देर पार्क में रहते, एक दूसरे के आमने सामने रहते और दिलों की भाषा, नज़रों की ज़ुबानी एक दूसरे से बयान करने में व्यस्त रहते, मैंने उस लड़की के बारे में अब तक इतनी जानकारियां प्राप्त कर ली थीं कि उसका नाम मीरा है। उसका बाप एक बड़ा प्रकाशक था, जिसकी गणना हिंदुस्तान के पॉकेट बुक्स व्यवसाय के बड़े प्रकाशकों में होती थी। यदि इनका से मेरी मुलाकात न होती तो कदाचित मैं मीरा की कल्पना भी न कर सकता था, परंतु मौजूदा सूरत में दौलत के लिहाज से मीरा के बाप से किसी तरह कम नहीं था। जितनी दौलत उसने अपने सारे जीवन भर लेखकों का खून चूसकर कमाई थी, उतनी दौलत मैं किसी भी समय इनका के माध्यम से प्राप्त कर सकता था। मीरा मेरे दिलो दिमाग पर छा चुकी थी। आज भी मैं पार्क के एक सुनसान कोने में बैठा उसे कनखियों से देख रहा था। वह मुझसे 8-10 फीट के फासले पर दूसरे बेंच पर बैठी थी। कभी कभी जब हम दोनों की दृष्टि एक दूसरे तक जाती थी तो वह झिझक कर अपनी निगाहें झुका लेती। बहुत देर से हमारे बीच आंख मिचौली हो रही थी। अचानक मैंने एक खूबसूरत नौजवान को मीरा के निकट जाकर बैठते देखा। नौजवान के आ जाने से मीरा कुछ चिंतित हो उठी थी, परंतु मैंने यही अनुमान लगाया कि वह नौजवान उसके लिए अजनबी था। यदि ऐसी कोई बात होती तो मीरा यकीनन उठ गई होती। उसका अपने निकट बैठना कभी गंवारा नहीं करती। मैं अपने स्थान पर बैठा उस नौजवान को खा जाने वाली दृष्टि से देख रहा था। वह जिस भाव में मुस्कुरा कर मीरा से बात करने की कोशिश कर रहा था, उससे मेरे सीने में एक आग सी लग गई थी। ठीक उसी समय जब मैं अपनी बेंच पर बार बार पहलू बदल रहा था और दिल ही दिल में कसमसा रहा था, तो मैंने महसूस किया कि इनका जो मेरे सिर पर लेटी थी अचानक हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसी के साथ मेरे कानों में उसकी रसीली आवाज गूंजी, मनोज, क्या तुम जानते हो ये नौजवान कौन है? नहीं, मैंने धीरे से कहा, ये मीरा का मंगेतर है। इनका फुसफुसाई, मैं चाहती हूं तुम इसकी हत्या कर दो। इनका की जुबानी ये सुनकर कि वह नौजवान मीरा का मंगेतर है, मेरे दिल को बड़ा धक्का लगा, परंतु मैं चूंकि शुरू से ही अहिंसा पसंद आदमी था, इसलिए नौजवान को मार डालने का सुझाव सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। इनका, क्या तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती? मैंने दबी जुबान में कहा। मैं बहुत बेचैन हूं। नहीं, तुम्हें इस नौजवान की हत्या वैसे भी मेरे लिए करनी होगी। तुम्हें अपना वादा तो याद होगा ना? मैं अब भी अपने वायदे पर अडिग हूं, लेकिन तुम्हारी इस नौजवान से कौन सी दुश्मनी है? मैंने पूछा। कुछ भी नहीं, परंतु इसके बावजूद तुम्हें मेरी आज्ञा पर इस नौजवान की हत्या करनी होगी। इनका का स्वर इस बार कठोर और आज्ञा भरा था। मुझे इस नौजवान के खून की आवश्यकता है। क्या? मैं बौखला गया। स्पष्ट है, तुम इनकार नहीं कर सकते। इनकार का मतलब है वायदा खिलाफी, और वायदा खिलाफी करने वाला मेरे लिहाज से बहुत बड़ी सज़ा का मुजरिम है। तुम मेरी शक्तियों का अनुमान तो लगा ही चुके हो, लेकिन बहस मत करो मनोज। इनका ने झल्लाए स्वर में मेरी बात काटते हुए, सुनो, इंसानी खून मेरा भोजन है, उसके बिना मेरा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तुमने यदि वायदा खिलाफी की तो नुकसान में रहोगे। तुम्हें हर हाल में मेरे लिए यह खतरा उठाना होगा जिसका तुम वायदा कर चुके हो। इससे पहले कि मैं कोई उत्तर देता, मेरे सिर में नुकीले पंजों की चुभन तेज होने लगी।
ये कदाचित इनका की ओर से खामोश चैलेंज था कि यदि मैंने उसकी बात न मानी तो वह मुझे भी हानि पहुंचाने में नहीं हिचकिचाएगी। समय की नज़ाकत को महसूस कर मैं कांप उठा। मेरे चेहरे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमकने लगीं। मेरे मस्तिष्क में एक हलचल सी मच गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। क्यों मनोज, तुमने क्या फैसला किया? मैं तैयार हूं, ऐ मैंने एकाएक कहा और उस नौजवान को घूरने लगा जो मीरा के साथ बैठा बातें कर रहा था। समय जैसे जैसे गुजरता गया मेरे खून की गर्दिश भी तेज होती गई। मेरी नज़रें बराबर उस नौजवान पर जमी हुई थीं जो सामने वाली बेंच पर बैठा मीरा से हंस हंस कर बातें कर रहा था। हालांकि मीरा को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, ऐसा मैं महसूस कर रहा था। जब से इनका ने मुझे यह बताया था कि वह नौजवान मीरा का मंगेतर है, तब से मैं कांटों पर लौट रहा था। ऐसा सोचना ही मेरे लिए असहनीय था, इसलिए कि मैंने मीरा के लिए न जाने कितने खूबसूरत रंग अपने दामन में बना लिए थे। कुछ दिन ऐसे भी आए जब मैं उसी के संबंध में सोचता रहा। फिर यह कैसे संभव था कि मैं अपनी खुशियों, अपने अरमानों का खून आसानी से बर्दाश्त कर लेता, और अब तो यह बात यूं भी असंभव थी क्योंकि इनका मेरी सहायता को तैयार थी। वह इनका जो रहस्यमय शक्तियों की मालिक थी। जैसे जैसे समय गुजरता गया मेरे दिल से उठने वाली आग भड़कती गई। यदि इनका से वायदा खिलाफी का ख्याल न होता, तब भी यह मालूम हो जाने के बाद कि वह नौजवान मेरे सपनों की शहजादी को मुझसे छीन ले जाने की कोशिश कर रहा है, मैं इसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं कर सकता था। बहरहाल मैं निर्णय कर चुका था कि इस नौजवान को ज़रूर ठिकाने लगा दूंगा। मीरा ने नौजवान की उपस्थिति में भी 2-3 बार तिरछी नज़रों से मेरी ओर देखा था। कदाचित वह अपने चेहरे पर फैली हुई बेचैनी के भावों द्वारा बताना चाहती थी कि नौजवान उसके लिए बिन बुलाए मेहमान की हैसियत रखता है। मैंने उसकी नज़रों से यह भी अनुमान लगाया कि वह अब तक वहाँ केवल मेरे लिए बैठी हुई थी, वरना नौजवान की उपस्थिति से वह बोर होकर उठ चुकी होती। इन सब बातों को महसूस कर लेने के बाद में इस उधेड़बुन में लगा हुआ था कि किस समय मुझे अवसर मिले और मैं अपने दुश्मन को ठिकाने लगाऊं। मैंने उसकी हत्या करने के लिए उचित स्थान का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। शाम का धुंधलापन गहरा होने लगा तो मैंने मीरा को बेंच से उठते देखा। उसने अंतिम बार थकी थकी नज़रों से देखा, फिर वापसी के लिए चल पड़ी। नौजवान बराबर उसके साथ था। उन दोनों के आगे बढ़ते ही मैं झटके से खड़ा हुआ और कदम बढ़ाता उनके पीछे हो लिया। मेरे दिल की धड़कनें हर पल तेज होती जा रही थीं। मुझे केवल एक ऐसे अवसर की तलाश थी जब मैं उस नौजवान को किसी सुनसान स्थान पर पकड़ सकता, और मुझे यह अवसर शीघ्र प्राप्त भी हुआ। मीरा उस समय एक ऐसे रास्ते से गुजर रही थी जिसके दोनों ओर नींबू की आदमकद झाड़ियाँ मौजूद थीं।